बैंगन की फसल को कीटों से भारी नुकसान होता है। ये ऐसा कीट है जो अगर फलों में लग जाए तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले से ही इस कीट से सतर्क रहें। तो आइए तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर देखते हैं आज की विशेष प्रस्तुति। बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन अच्छी आमदनी कमाने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। इसके लिए किसानों को अब उन्नत नस्लों की मुर्गियों का पालन करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। घर के पीछे मुर्गी पालन अर्थात बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी पुरानी विधा है। काफ़ी दिनों से हमारे लोग करते आ रहे हैं। पूर्व में किसान भाई ये सिर्फ मनोरंजन के लिए पाला जाता था, लेकिन आजकल इसे व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। गांव में आप देखे होंगे कि ग्रामीण मुर्गियां लोग पालते हैं और उसके अंडे या मांस को अपने लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये अभी आप मुर्गी पाल के उसको एक व्यवसाय के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये शून्य प्रबंधन तकनीक मानी जाती है, अर्थात कम लागत में या बिना पूंजी लगाए हुए आप इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। भारत सरकार की योजना के तहत वनराजा और ग्राम प्रिया, श्रीनिधि या फिर झारसीम, ये ऐसी नस्लें हैं, ऐसे कई नस्लें हैं जिसको हम लोगों ने डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एकमात्र संस्था है पक्षी अनुसंधान के लिए, वहाँ इसे विकसित की गई है। और इन नस्लों को भारत के परिवेश में ही विकसित की गई है ताकि ये भारतीय परिवेश में अलग अलग राज्यों में अच्छा कर सके। झारसीम, वनराजा एवं ग्राम प्रिया और श्रीनिधि, इस तरह की नस्लें काफी अच्छी कर रही और पल बढ़ रही हैं। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच,
टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। अब इनके प्रबंधन की बात हम लोग करें, अगर आप बनराजा या ग्रामप्रिय अथवा झारसीम इत्यादि नस्ल अगर पालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आप छोटा सा घर अपने आंगन में या घर के पिछवाड़े में या कहीं कोने पर बना सकते हैं। और उस घर को हम लोग नाइट शेल्टर, रात्रि गृह कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गियाँ ब्रॉयलर फार्म की तरफ फार्म में नहीं रहा करती हैं। ये सिर्फ रात में उसमें रहने के लिए जाएंगी। दिन भर उन मुर्गियों को बाहर खोल देना है। ये मुर्गियाँ चराई पर रहती हैं और कीड़ा मकोड़ा, कंकर पत्थर, हरे घास फूस, घर के बचे हुए खाना भोजन इत्यादि खाकर ही रहती हैं। ये मुर्गी इस तरह से बनाई गई है कि हरा पत्ता, बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, मकई, भांग के पत्ता या फिर आलू का, पालक का, गोभी का पत्ता, ये सारा हरा चारा खा करके जिंदा रह सकती हैं। अर्थात अपने किसान अपने खेत में से जो भी आपको हरियाली मिलता है या अगल बगल से तोड़ कर लाकर उसे दे देते हैं, वो खा करके जिंदा रह सकती है। इसके अलावे अगर मछली का दुकान अगल बगल है तो मछली का जो लेदी पेदी निकलता है उसे भी ला करके आप दे दीजिए। इसे भी बड़े चाव से खा करके और इसको पचा करके उनका मांस वृद्धि होती है और अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ता है। कुल मिलाकर उनके भोजन पर होने वाला खर्च लगभग शून्य होता है या काफ़ी न्यूनतम होता है। हाँ, अगर बरसात का दिन है या फिर काफ़ी ठंडक का समय है, अब घर से नहीं निकाले हैं अथवा भोजन की कमी हो जाती है, वैसी स्थिति में मकई का दर्रा, खुद्दी, चावल का गुंडा या फिर चूड़ा मिल का जो छांट बचता है उसे ला करके, या कोई होटल का जूठा खाना मिलता है, कोई अगल बगल अगर प्राइमरी सरकारी विद्यालय है तो मध्याह्न भोजन का जूठा खाना है, वो सब भी लाकर अपने मुर्गियों को दे दें, उसे भी खा करके और ये मांस में परिवर्तित करेंगी और काफ़ी बेहतर करती हैं। लेकिन इनके अंडा उत्पादन का औसत 110 से 120 अंडा बनराजा देती है। अगर ग्राम प्रिया की बात करें तो ये 115 से 125 अंडे तक प्राप्त किया जाता है क्षेत्र के स्तर पे। इनका औसत वजन जब ये बिक्री योग्य होती हैं तो 6 महीने के बाद ये अंडा देने लगती हैं और इनके शारीरिक वजन जब आप बेचने जाइएगा तो 1.5 से 2 किलो होगी। जब ये बर्ड आपकी कल्ड हो जाएंगी अर्थात अंडा देना बंद कर देती हैं, वैसे ही जब बेचेंगे तो 3.5 से 4 किलो तक की मुर्गियाँ होती हैं और मुर्गों का औसत वजन तो 4.5 से 5 किलो तक भी हो जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, काफ़ी देसी होता है। कोई किसान या ग्रामीण महिला अगर घर के पिछवाड़े में छोटा मोटा व्यवसाय करती है और 20-25 मुर्गी रख लेती हैं तो वो साल में 24 से 25 हज़ार रुपया मजे से कमा सकती हैं। तो इससे बेहतर कोई और व्यवसाय नहीं होगा। आप अगर कम पूंजी या बिना पूंजी के किसान हैं तो इससे करके कुछ पूंजी बना के और आप दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाएं, भूमिहीन किसान या फिर शिक्षित बेरोजगार युवा इसे बड़े स्तर पर भी अपनाकर आमदनी का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। अगर आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है, क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण अथवा कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करें। बीमार पड़ने पर निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और निःशुल्क दवा और निःशुल्क सरकार के द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं का उपयोग करें और अपना जीवन सुनिश्चित करें, उन्नत हो और व्यवसाय से लाभ प्राप्त करें। फलों की बागवानी जुलाई अगस्त में होती है, लेकिन इसके लिए पहले से योजना बनानी जरूरी होती है, जिसके लिए इस समय का रेखांकन और गड्ढा खुदाई करना होता है। तो इस कार्य को करने में कौन कौन सी तकनीकी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं डॉक्टर गौरीशंकर वर्मा से। अब इस समय देखें किसान भाई रबी की सीजन फसल ख़त्म हो रही हैं, इसके बाद जो किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए ये मई महीने से उसकी तैयारी कर दे, बहुत अच्छा है कि मई में क्या है, हम जैसे किसी भी पौधे का बाग लगाना है या आपको किचन गार्डन में लगाना है, कहीं उसको लगाना खेत पे लगाना है, मई में ही गड्ढे खोद के छोड़ दें और उसका बाग जहाँ लगाना उसका लेआउट ज़रूर बना लें कि आप जब गड्ढा खोदिएगा, जैसे अब आम का है, कलम वाली प्रजाति है, आप 3 से आपको उसमें अगर फसली के रूप में कोई खेती करना है तो 3 से 6 मीटर की दूरी ले लीजिए और आपका देसी है तो 10 मीटर पे आप 10 मीटर पे ही पौधा लगाएंगे, जिससे 1 हेक्टेयर में का 100 पौधा लगता है। और अमरूद का है, अमरूद के लिए 6 मीटर की दूरी रखिएगा। आप कटहल है, बेल है, आप इस समय आंवला है, आम है, अमरूद है, उसकी कम से कम
60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई। छोटे पौधों के लिए अगर पौधा बड़ा है, आम वगैरह का लगाना है, तो 90 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई गड्ढे को खुदाई करें। जो गर्मी में इसलिए देखिए इस समय खुदाई की जाती है कि आपका जो भी उसमें कीड़े मकोड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। मिट्टी इतनी धूप लग जाएगी 2 महीने की कि उसमें जो भी बैक्टीरिया के नुकसानदायक कीड़े होते हैं, जैसे पौधे दीमक वगैरह होते हैं, जब खा जाते हैं, जड़ें पौधे की सूख जाता है, इसलिए वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आपको हमने बताया कितने फीट का गड्ढा खोदना है। इसके गड्ढे खोदने के बाद उसकी जो ऊपर से आधे गड्ढे की मिट्टी है उसको एक तरफ रखिए, जो आधे नीचे की निकले उसकी एक तरफ रखिए, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो जो मिट्टी में सड़े गोबर की खाद वगैरह मिला के जो नीचे की मिट्टी निकली है उसको ऊपर उसमें डाल दिया जाएगा। किसान भाइयों, जब आप गड्ढा खुदाई करते हैं तो ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ रखें और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखें और गड्ढे को 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ दें। उसके बाद नीचे की मिट्टी में 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 500 ग्राम DAP और 400 ग्राम पोटाश मिलाएं। फिर गड्ढे की भराई करें, लेकिन गड्ढे की भराई में ध्यान रखें कि ऊपर से निकाली गई मिट्टी को पहले भरें। उसके बाद नीचे की मिट्टी जिसमें खाद उर्वरक आपने मिलाई है ऊपर भरें। अगर आपके यहाँ दीमक या सफेद लटकीट की समस्या है तो किसी कीटनाशक का भी प्रयोग अवश्य करें। में देखिए दीमक है तो दीमक की दवा डाल दीजिए, फाइडल वगैरह डाल दीजिए, या उसकी दवा आती है क्लोरोपाइरीफास दवा मिला के डाल दीजिए, जिससे जो उसमें कीड़े होंगे तो खत्म हो जाएंगे। या आपको जैविक विष से करना है तो हींग लेके थोड़ा सा पानी में घोल के उसको पानी के साथ डाल दीजिए, तो इससे जो कीड़े मकोड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार किसी भी कीटनाशी का प्रयोग करके गड्ढे की भराई करें। गड्ढे की भराई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक करें, क्योंकि जब वर्षा होती है तो मिट्टी बैठती है। इस तरह से सभी गड्ढे बरसात आने से पहले भर दें और बरसात में जुलाई से सितंबर तक इन गड्ढों में पौधों की रोपाई करें। तो जब नर्सरी से आप पौधा लें, देखें कि पौधा पिंडी में है या पुआल में है या कि पॉलिथीन में है, और जब भी उसको लगाएं पौधा शाम के समय लगाएं। उसको लेके पिंडी, अगर पिंडी में पुआल में है तो उसको पुआल धीमे से खोल के पिंडी टूटने ना पाए उसको लगाइए, और जितना पॉलिथीन में है या पिंडी में है उतना उसको मिट्टी में दबा दीजिए पौधे को, और अच्छे से दबा के और पानी की तो तुरंत डाल दीजिए। इसके बाद जब पौधा लगा लें उसमें 1 डलिया सड़ी हुई गोबर मिट्टी मिला के उसको गड्ढे में डाल दीजिए। इसको शाम को समय ही लगाएं और लगाने के बाद सिंचाई तुरंत कर दें। किसान भाई जैसे कहते हैं कभी कभी कि हमने पौधा लगाया सूख गया, लेकिन जब भी पौधा लगाएं तो उस पर देखें पत्तियां कितनी हैं। ज़्यादा पत्तियां हो तो उसको तोड़ दें। इससे क्या होगा कि पानी जल्दी जल्दी खींचती हैं पत्तियां, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो खींचती हैं, तो पानी हमारे खेत में नमी या पौधे के जहाँ लगाए नमी कम रह जाती है, जिससे पौधा सूख जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ईटखेड़ी जिला भोपाल से सुभाष माली ने। आप हल्दी की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो सुभाष जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। के लिए हमारे किसान भाई ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि हल्दी का जो फसल होता है वो कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है, नकदी फसल के रूप में हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसकी एक बार जब खुदाई होती है तो एक मुश्त आपको उसका प्रोडक्शन होकर और उससे आप उत्पादन करके पैसे ले सकते हैं। तो हल्दी की खेती करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ये आप जान लें। सबसे पहले तो हल्दी की जो खेती है वो ऐसे खेत में करनी चाहिए जिस खेत में जो मिट्टी है वो हल्की हो और बलुई दोमट हो। भुरभुरी मिट्टी होने से जो हल्दी का कंद होगा, गांठ होगा, काफ़ी स्वस्थ और अच्छी तैयार होगी। कड़ी और जो केवाल टाइप की मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी में आप हल्दी की खेती नहीं कर सकते। तो खेत के लिए उसकी तैयारी करना आवश्यक है। खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 बार खूब गहरी जुताई कल्टीवेटर से करें,
ताकि मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए और उसमें किसी भी तरीके के ढेले या कंकड़ पत्थर ना रहें। इसके साथ ही जब खेत की तैयारी आप कर रहे हों तो खेत की तैयारी करते समय उसमें सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। जैसे कि खेत की तैयारी के समय ही जो सड़ी कंपोस्ट यानी कि सड़ी गोबर की खाद जो पूर्ण रूप से तैयार हो गई हो, ऐसी खाद को 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। साथ में नाइट्रोजन जो है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और फास्फोरस लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और पोटास 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाना है। लेकिन इन सभी खादों के साथ ही नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको तीन डोज में अलग अलग करके देना होगा। पहली मात्रा जो है जो खेत तैयार करेंगे तब देना है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग नाइट्रोजन आपको 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है। तो इतना नाइट्रोजन देने के लिए आपको पहला डोज जो है उसका, यानी कि जब आप हल्दी की रोपाई कर देते हैं तो लगभग उससे 40 से 45 दिन बाद जो है दूसरा उसका डोज देंगे, यानी कि दूसरा छिड़काव यूरिया को खेत में डालेंगे। इसके बाद जो तीसरी बार 80 से 90 दिन का जब आपका फसल हो जाएगा तब उसमें मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया का आपको प्रयोग करना है। तो इस तरीके से 3 मात्राओं में आपको देना है। और इसके साथ ही साथ जो रोपाई का जो टाइम है वो अभी जो है इसका हल्दी लगाने का जो सही टाइम है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक का उचित समय होता है। परंतु यदि हमारे जो किसान भाई 15 मई से लेकर 30 मई तक इसकी बुआई करते हैं तो उसमें उत्पादन सर्वाधिक पाया गया है, ऐसा देखा गया है। हल्दी की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करना होगा, तभी आपको आगे चलकर इससे आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। जो बीज जो है उसको इस बात का ध्यान दें कि बीज की जो किस्म है वो हमें कैसी लेनी है, क्योंकि अगर आपने सही किस्म का चुनाव नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, जो अच्छी किस्में हैं उसमें सुगना प्रभेद बहुत ही अच्छा है। ये लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा सुदर्शन नाम की एक अन्य वैरायटी है जिसका कि उत्पादन 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके साथ ही साथ एक IISR प्रभा, इस प्रभेद का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसका लगभग उत्पादन 38 टन प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र सोनिया जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से विकसित वैरायटी है, इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। इसमें भी 28 से लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंद प्राप्ति होती है। तो किसान भाई हल्दी की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक खास दर से करना चाहिए और फसल को भूमि और बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों का शोधन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। कंद से है, अगर आप कंद का जो गांठ होती है हल्दी की, उसका रोपाई से पहले कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, आजकल ये दवाई बाजार में कंपोजिशन से मिलती है, जिस बाजार में कई नाम से मिलती है। मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम साफ, सिक्सर, कंपेनियन, श्योर के नाम से बाजार में मिलता है। तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर में घोल बनाएं। तो जितना आपका जो बीज आपको लगाना है उस हिसाब से घोल तैयार कर लें और जो गांठ है हल्दी की उसको लगभग 30 मिनट तक और उसमें डुबो के रखें, इस जो आपने घोल बनाया है दवा का। इसके बाद उसको निकाल लें और निकालने के बाद इन गांठों को छायादार स्थान पर सूखने के लिए छोड़ दें। और अगले दिन यदि आपको कल बुआई करनी है तो आज, और अगर आप परसों बुआई करना चाहते हैं तो कल, यानी एक दिन पहले आपको ये बीज उपचार करना होगा। जब अच्छी तरीके से कंद सूख जाए तब उसको आप खेत में जाकर उसकी रोपाई कर दें। रोपाई करने के बाद जो ऊपर से खेत में जहाँ पे आपने बीज की बुनाई की हुई है वहाँ पर ये मल्चिंग कर दें। मल्चिंग जिसको हिंदी में झपनी कहेंगे। मुख्य रूप से देखा गया है कि जो शीशम के पत्ते होते हैं इसकी मल्चिंग बहुत ही कारगर होती है। इसके साथ ही साथ जब अंकुरण आ जाता है तब 40 से 45 दिन के बाद पहली निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। तो इस निकाई गुड़ाई के करते समय जैसा कि बताया था मैंने कि जब आप निकाई गुड़ाई करेंगे तो उस समय
लगभग आपको पहली निकाई गुड़ाई में 40 से 60 किलोग्राम खाद आपको उस समय देना होगा। और इसी के साथ साथ जो निकाई गुड़ाई कम से कम 3 से 4 निकाई गुड़ाई इसमें करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।